हेलो, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने मेटलर्जी में दो स्टेप्स कवर किया है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड सेकंड था एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। और मेटलर्जी का जो थर्ड स्टेप होता है उसका नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्यूरिफिकेशन के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स जो है अप्लाई होता है अलग अलग तरह के मेटल्स के लिए या एलिमेंट्स के लिए। यहां पर एक लिस्ट दिया हुआ है डिफरेंट प्यूरिफिकेशन मेथड का। फर्स्ट है डिस्टिलेशन, सेकंड लिक्वेशन, थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फोर्थ जोन रिफाइनिंग, फिफ्थ वेपर फेज रिफाइनिंग एंड सिक्स्थ क्रोमैटोग्राफिक मेथड। तो एक एक करके हम लोग सारे जो है प्यूरिफिकेशन मेथड को अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग फर्स्ट डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन का। तो प्यूरिफिकेशन पहले किस तरह के मेटल्स का किया जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन हुआ, सेकंड में जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, और एक्सट्रैक्शन में जो है दो स्टेप था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद जो मेटल्स हम लोगों को प्राप्त होगा वो जो है इम्प्योर होगा। उसके साथ कुछ और भी जो है ट्रेस अमाउंट में बहुत कम मात्रा में जो है दूसरे तरह के एलिमेंट्स जो है वो मिक्स होगा। तो उन सारे एलिमेंट्स को जो है निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो है प्यूरिफिकेशन मेथड जो है अप्लाई होता है। अब जो डिस्टिलेशन मेथड है ये किस तरह के एलिमेंट के लिए जो है अप्लाई किया जाएगा। तो जो एलिमेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, जैसे कि जिंक और Hg, जिंक और मरकरी, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी लो होता है, यानी ये कम टेम्परेचर पे जो है ये मेल्ट हो जाता है और फिर मेल्ट करने के बाद इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास एक इम्प्योर मेटल है, अभी इसको क्या किया जाएगा, मेल्ट करके वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जिंक और Hg है ये कम टेम्परेचर पे ही जो है, इसमें जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन जिंक और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे इसको हीट देते हैं ये सबसे पहले जिंक और Hg जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वेपर को फिर से इसको ठंडा करके हम लोग को प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये दो पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, आपको दो एग्जांपल याद रखना है, जिंक एंड मरकरी। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट करने के बाद उस वेपर को ठंडा कर लेंगे और वो हम लोगों को प्योर मेटल जो है मिल जाएगा। इसमें जो है लगभग जो है 100% प्योर मेटल जो है मिल जाता है इस मेथड से, क्योंकि इसके साथ जो इम्प्योरिटी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। सिर्फ Zn या Hg जो है इस तरह के एलिमेंट ही जो है जल्दी जो है कन्वर्ट होते हैं, फिर उसको ठंडा करेंगे और प्योर मेटल जो है प्राप्त कर लेंगे। तो आपको डिस्टिलेशन में जो है इतना ही याद रखना है। अभी हम लोग सेकंड देखेंगे, लिक्वेशन। लिक्वेशन मेथड है ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का मेथड है प्यूरिफिकेशन का। ये भी बहुत सिंपल टाइप का जो है प्यूरिफिकेशन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये भी जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल का जो है इससे प्यूरिफिकेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल है टीन, एसन जिसको बोलते हैं, टीन का जो है इसके थ्रू जो है प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो एक इंक्लाइन सरफेस जो है तैयार किया जाता है। इंक्लाइन सरफेस मतलब तिरछा सरफेस। ठीक है, इसके ऊपर जो है इम्प्योर मेटल को रखेंगे, इम्प्योर मेटल को रखेंगे इस पर, और नीचे से जो है इसको हीट देंगे। जब इम्प्योर मेटल को हीट दिया जाता है इंक्लाइन सरफेस पे, तो फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण जो है ये जो मेटल है ये पहले पिघलेगा और इसका इम्प्योरिटी जो है वो मेल्ट नहीं होगा। तो इसमें से जो है इम्प्योर मेटल में से जो है मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पिघल करके अलग होना स्टार्ट होगा, और ये जो है इस इंक्लाइन सरफेस से होते हुए जो है नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा सिर्फ इम्प्योरिटी।
तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण मेटल जल्दी पिघलेगा तो इंक्लाइन प्लेन से, जैसे कि कोई लिक्विड फिसलते हुए नीचे आ जाता है, उसी प्रकार जो है नीचे आ जाएगा और ऊपर बच जाएगा इम्प्योरिटी ऊपर क्यों बचेगा? क्योंकि वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो लिक्वेशन प्रोसेस भी जो है मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर जो है किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड प्रोसेस। हमारा जो थर्ड प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी इम्प्योर मेटल का लाइसिस करते हैं, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, और किसके मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के मदद से किसी इम्प्योर मेटल को तोड़ करके उसको रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है वो किस प्रकार जो है होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड होगा। ये जो एनोड होगा वो इम्प्योर मेटल का बना होगा। एनोड जो होगा इम्प्योर मेटल का बना होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है किसके लिए अप्लाई होता है? तो ये कॉपर के लिए और जिंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉपर का जो है इम्प्योर फॉर्म लेंगे और उसका बना लेंगे एनोड। तो एनोड काफी मोटा लेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसी को जो है प्यूरिफाई करना है इम्प्योर मेटल को। तो एनोड जो बनाएंगे थोड़ा मोटा लेंगे उसका, ठीक है, इलेक्ट्रोड। और फिर क्या करेंगे, कॉपर का ही जो प्योर फॉर्म है उसका एक पतला सा जो है इलेक्ट्रोड ले लेंगे। तो ये प्योर मेटल होगा कैथोड, और एनोड जो होगा वो इम्प्योर मेटल। ये आपको याद रखना है। ये जो है इम्प्योर मेटल का एनोड बनाएंगे और प्योर मेटल का बनाएंगे कैथोड। इम्प्योर मेटल जो है एनोड के ऊपर कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा, इसमें जो कॉपर है वो टूटेगा और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये जो Cu2+ के फॉर्म में क्यों टूटेगा ये कॉपर जो कि इस एनोड में है? क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो ये इसके अंदर मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है यहां पे जाएगा कैथोड में। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Cu2+ है। ये जो Cu2+ है इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा, यानी कि Cu2+ यहां से बाहर निकलेगा और यही Cu2+ सॉल्यूशन के थ्रू इसमें इंटर करेगा और ये Cu2+ इस पर जाकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा, इकट्ठा होने लगेगा। यानी ये धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता जाएगा, क्योंकि Cu2+ टूट करके सॉल्यूशन में जा रहा है। और ये Cu2+ जो निकला यहां पर, वो कैथोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकला ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जो है यहां पे पहुंचेगा और इसी इलेक्ट्रॉन को Cu2+ लेकर के फिर बन जाएगा Cu। इसको फिर से समझते हैं। एनोड पे Cu2+ बनेगा, इसमें से Cu+ टूट के बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर से होते हुए इस पर आएगा, Cu2+ सॉल्यूशन से होते हुए कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट होगा। जब कैथोड पे डिपॉजिट होगा तो वहां पर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, प्रोसेस पहले स्टार्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको सेल जोड़ना होगा या बैटरी जोड़ना होगा। जैसे ही करंट सप्लाई करेंगे ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये एनोड धीरे धीरे पतला होगा क्योंकि यहां से कॉपर रिलीज होगा और ये वाला जो कैथोड है धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। जब ये कैथोड बहुत मोटा हो जाएगा कॉपर के डिपॉजिट होने से, तो फिर इसको हटा लेंगे यहां से और इस प्रकार जो है हमको प्योर कॉपर का एक रॉड मिल जाएगा। फिर उस प्योर कॉपर के रॉड को हटाएंगे, फिर यहां पर इम्प्योर कॉपर लगाएंगे, फिर यहां पे प्योर का पतला सा लगाएंगे, फिर ये भी बाद में मोटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है कॉपर का प्यूरिफिकेशन होता है। सेम इसी तरह का जो प्रोसेस हम
जिंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिंक के लिए हम लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस भी देखा था, डिस्टिलेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको कुछ और पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। इसमें जो है ये जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जनरली ये CuSO4 होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है वो है CuSO4, अगर कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है तो। अब यहां से तो प्योर कॉपर तो निकल गया, लेकिन यहां पर एनोड पर बचेगा क्या? एनोड पे इम्प्योरिटी बचेगा। अब ये इम्प्योरिटी जो है एनोड पे जो बच गया उसको कहते हैं एनोड मड। एनोड के ऊपर प्योर कॉपर तो निकल गया लेकिन इम्प्योरिटी तो बच जाएगा वहां पर, तो उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड। अब ये एनोड मड बेकार नहीं होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे जो है प्रीसियस एलिमेंट्स पाया जाता है, जैसे कि एंटीमनी, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और टेल्यूरियम नाम का जो है इस तरह के एलिमेंट्स जो है एनोड मड में हो सकता है। तो आपको जो है ज्यादा याद नहीं रखना है, जितना अभी आपको बताया है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जो है इतना ही याद रखना है पॉइंट्स को। और जिंक के लिए भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। जिंक में भी जो यहाँ पर इम्प्योर जिंक लेंगे, यहाँ पर प्योर लेंगे, ठीक है, और सारा प्रोसेस सेम, और ये सारा रिएक्शन भी जो है इसी तरीके से होगा। अब हम लोगों को दो और जो प्यूरिफिकेशन का मेथड पढ़ना है, एक है वेपर फेज रिफाइनिंग और दूसरा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है इसमें दो प्रोसेस होता है, ऐसे तो बहुत सारा प्रोसेस होता है इसमें, लेकिन हमारे सिलेबस में दो है, मॉन्स प्रोसेस और वैन आर्केल प्रोसेस। आपको याद रखना होगा, मॉन्स प्रोसेस से निकेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और वैन आर्केल से जो है जिरकोनियम और टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये दोनों जो है मेथड को डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।